और अब बात अज़दुद्दीन ओवैसी पर हमले की। जी हां, यूपी चुनाव में बयानों की गर्मी के बीच ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलती है। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बचे। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओवैसी पर हमला करने की साजिश किसने और क्यों रची, और पकड़े गए दोनों हमलावरों की असलियत क्या है? टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के पीछे का पूरा प्लान क्या है? कैसे और क्यों किया गया असदुद्दीन ओवैसी पर हमला? ओवैसी पर हमला करने वाले सचिन और शुभम कौन है? क्या ओवैसी पर हमले से पलटेगी पश्चिमी यूपी की सियासत? कहां कहां ओवैसी के हमले के खिलाफ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन? कहां मांगी जा रही है ओवैसी की सलामती की दुआएं? असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी। ओवैसी पर हमला तो हुआ, वो लोकसभा में जमकर गरजे। ओवैसी ने साफ साफ कहा कि वो मौत से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी तो उन्होंने विपक्ष में सबसे पहले इसे गलत बताया था। आखिर उन्हें क्यों टारगेट किया गया? अब ओवैसी पर हुए हमले को लेकर हैदराबाद में आक्रोश है। उनके समर्थक ओवैसी की कामयाबी और सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चली तो वो संसद में खड़े होकर गरजे। 3 फरवरी को ओवैसी पर हमला हुआ तो उन्होंने लोकसभा में इसे मुद्दा बना दिया। अब गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी पर हमले को लेकर संसद में सोमवार को बयान देंगे। गुरुवार यानी 3 फरवरी को मेरठ से चुनाव प्रचार करके लौट रहे ओवैसी के काफिले पर गोलियां बरसाई जाती। इसके बाद तो सियासत में तहलका समझना तय था। पहले चरण के मतदान से ठीक 7 दिन पहले हमलावरों ने ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई। 2 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक नोएडा का सचिन और दूसरा सहारनपुर का शुभम। आज हम इन दोनों हमलावरों की सच्चाई आपको दिखाएंगे, लेकिन ये घटना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। संवेदनशील माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के पिलखुआ के NH9 के छिजारसी टोल प्लाजा पर हुए इस हमले को चुनाव के दौरान मजहबी रंग देने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हमलावरों के निशाने पर सिर्फ ओवैसी नहीं थे, बल्कि यूपी चुनाव। क्योंकि जिस वक्त पश्चिमी यूपी की सियासत धधक रही है, ठीक उसी वक्त ओवैसी पर यह हमला हुआ है। हम आपको ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे ओवैसी पर हमले से हैदराबाद में उनके समर्थक खौल रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की 4 मीनार पर हमले का विरोध करने पहुँच गया। ओवैसी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश में हमले के विरोध में 4 मीनार पर असदुद्दीन के समर्थकों ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट आयोजित किया है। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की, जो हैदराबाद के सांसद भी हैं, उनकी सलामती की दुआएं भी की हैं। पुलिस ने यहाँ पर हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जवान तैनात हैं। उसके अलावा हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स के और ग्रे हाउंड के जवानों को भी तैनात किया गया है। कुछ जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया गया है। इससे पहले ओवैसी के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। मुस्लिम महिलाओं ने ओवैसी के लिए दुआएं मांगी। ओवैसी के लिए मन्नतें मांगी गई। महिलाओं की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं।
ओवैसी के लिए दुआएं कामयाबी के लिए भी हो रही हैं, क्योंकि ओवैसी यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी चुनाव में मुसलमानों की रहनुमाई की तकरीरें कर रहे हैं। इसी मिशन के दौरान जब वो मेरठ से लौटते वक्त पिलखुआ के चिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। आमतौर पर इस टोल नाके की सबसे लेफ्ट लेन वीआईपी की होती है, लेकिन यहाँ रोड थोड़ी घुमावदार है, इसलिए लेन 9 वीआईपी थी। घटना के वक्त ओवैसी की गाड़ी इस लेन 9 पर नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी लेन 14 से निकली, तब पास की लेन पर मौजूद लाल शर्ट पहने सचिन ने 2 गोलियां चलाई। ड्राइवर सूझबूझ दिखाता है और सचिन को गाड़ी से टक्कर मार देता है। सचिन के गिरते ही सफेद शर्ट पहने दूसरे शख्स ने लेन 15 से काफिले की दूसरी गाड़ी पर गोली चलाई। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। हमलावर की चलाई गोलियां कार के गेट के निचले हिस्से पर लगी। ये गोलियां विंडो ग्लास पर नहीं लगी। अगर दूसरे हमलावर की बात करें तो 2 गोलियां उसने भी चलाई, लेकिन वो फॉर्च्यूनर पर लगी या नहीं, इसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। हमले के जो वीडियो सामने आए हैं वो हैरत में डालने वाले हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या हमलावरों के टारगेट पर सिर्फ ओवैसी ही थे या फिर प्लान कुछ और ही है? क्योंकि हमलावरों ने मौका वारदात पर न सिर्फ सबूत छोड़े हैं और आसानी से हमलावरों की शिनाख्त भी हो गई है। इस वक्त हम लोग छिजारसी के उसी टोल बूथ पर मौजूद है जहां पर गुरुवार शाम 5:30 बजे के आसपास असदुद्दीन ओवैसी पर 2 बाइक पर सवार युवकों ने गोली चलाई थी। जिस लेन में मैं मौजूद हूं, जो सीसीटीवी दिखा है, इसी लेन में और बगल वाली लेन में गाड़ियां असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो थी, वो दोनों यहां पर 5:30 बजे के आसपास पहुंची। तभी जो दोनों बाइक पर सवार युवक थे, उनमें से एक युवक उतरता है, रेड कपड़े में वो था, वो आगे की तरफ जाता है, उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने गोली चलाई। और जैसा कि ओवैसी ने दावा किया कि जिस हथियार से गोली चली वो 9mm पिस्टल लगती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी चौंकाने वाली बात बताई। जी हाँ, प्रशांत कुमार ने भी बताया कि हमलावर के पास से 9mm पिस्टल बरामद हुई है। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई। 9mm पिस्टल प्रतिबंधित बोर का हथियार है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बल और पुलिस करती है। वहीं इसका लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिलता है। तो फिर ये हथियार उन हमलावरों के पास कैसे आया? पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि इनके पास यह हथियार कहां से आया। पिलखुआ से हिमांशु मिश्रा के साथ आशीष सिंह, हैदराबाद आज तक। और अब आपको दिखाते हैं ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी। सचिन और शुभम नाम के हमलावरों ने अभी तक जो पूछताछ में बताया है वो ये कि वो हेट स्पीच को फॉलो करते थे और उनमें ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के भाषणों के खिलाफ गुस्सा भरा था। फिलहाल दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये हैं सचिन और शुभम। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में यही दोनों गोलियां चलाते हुए नजर आए। सचिन गौतम बुद्ध नगर का है और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। दोनों ही जिले पश्चिमी यूपी के हैं और पहले 2 चरणों के चुनाव यही होने हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश करने का प्लान था? पहले ओवैसी को सुनाते हैं, उन्हें इसके पीछे किसी की साजिश लगती है। इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज से नफरत करती हैं। इसीलिए इस तरह का बुज़दिलाना, कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन
भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा, इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा। जैसे ही पुलिस ने सचिन और शुभम को दबोचा और उनका बायोडेटा सामने आया, हिंदू सेना इन दोनों के बचाव में आ गई। यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी, लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओवैसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें। हम आपको बता दें कि सचिन और शुभम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की है। अब तक जो पूछताछ में पता चला है कि दोनों लगातार हेट स्पीच को फॉलो करते हैं। सूत्रों की माने तो इन्होंने बताया कि वो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान से खफा थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लेंगे कि किस में कितना दम है। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी। यूपी पुलिस ने भी खुलासा किया है कि ये दोनों हमलावर एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण से नाराज थे। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। ओवैसी पर हुए हमले की तफ्तीश अभी चल रही है, लेकिन ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में दम है तो उन्हें मार के दिखाए। आज तक ब्यूरो। ओवैसी पर गुरुवार को चिजारसी टोल गेट पर हमला हुआ था। उसके कुछ देर बाद ही हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से बात की, जिसमें उन्होंने घटना के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक पर गाड़ी चढ़ाई, वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। जब कोई जेनोसाइड की बात करता है, जब कोई इस तरह करता है, तो अगर सरकार इन लोगों को रोकेगी नहीं तो फिर आज 4 मरतबा के MP पर गोली चलाएगी, कल फिर कौन सेफ है इस देश में। मगर हम तो अपनी हिम्मत से, हौसले से काम करते रहेंगे और मैं बराबर उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को रखूंगा और जनता तय करेगी। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जी। और अगर मुझे कल स्पीकर साहब से लोकसभा के मिलने का मौका मिला तो मैं उनके पास भी जाकर अपनी इस पूरी बात को रखूंगा। ओवैसी साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनावी वक्त भी है, लेकिन आप इसके पीछे बार बार इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद या धार्मिक आधार पर पैदा हुआ नफरत इसके लिए जिम्मेदार है। आप इसके पीछे चुनावी वजह नहीं देख रहे हैं, जल्दबाजी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी नहीं मैडम, मेरी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपने कॉग्निसेंस मिले और वो इसका स्ट्रिक्ट व्यू करे। मेरा डिमांड प्रधानमंत्री से है और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाएंगे और इसके पीछे यकीनन कोई मास्टरमाइंड है, ताकतें हैं जो संविधान से नफरत करती हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ से नफरत करती हैं। इसीलिए
इस तरह का बुज़दिलाना कातिलाना हमला हम पर किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही तहकीकात करेगा। इसको सिर्फ इजी नहीं लेगा, ऐसा नहीं कह देगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही थे, फुलां थे, या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा किया, शोहरत हासिल करने के लिए। ये नहीं है, इसको ये छोटा वाकया नहीं है। इसको हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो दिमाग है उन शयातीन का, उन तमाम ईविल फोर्सेस का, उसको बेनकाब करके उनको ही पकड़ेंगे। ऐसे लोग भी होंगे सर, आपने खुद कहा, जो इसे पब्लिसिटी स्टंट कहेंगे। नहीं मालूम सर, क्योंकि आपने अभी कहा कि इसको पब्लिसिटी स्टंट ना माने, तो उसी पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे लोग हैं, होंगे? हमको जो अभी रिपोर्ट आ रही है वहां के लोकल थाना से कोई पुलिस के लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे। अगर हम ये चाहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश के सामने अगर 4 मरतबा के एमपी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उस पर जान लेने की कोशिशें की जाती हैं तो फिर गलत है ये। आखिरी सवाल, सिक्योरिटी आपको नहीं लगता आपको लेनी चाहिए? जी मैडम, मैंने अपनी सियासी जिंदगी 1994 से शुरू की और अब तक मैं ना सिक्योरिटी लिया हूं, ना को बीपी गाड़ी लिया हूं। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे अतराफ में लोग बंदूक लेकर चले, मेरी फितरत में नहीं है। मेरा मानना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है मेरी जान की हिफाजत करना। नहीं लूंगा मैं, हरगिज नहीं लूंगा। अब लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे जाना एक दिन इस नहीं लेंगे अभी? नहीं लूंगा मैडम, मैं मेरी नहीं लेंगे। मेरी मौत खुद मेरी जिंदगी की हिफाजत करेंगी। जो वक्त आएगा जाएंगे, मगर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मेरी जान की हिफाजत करें। अगर सरकार नाकाम हो रही है इन ताकतों को पहचानने के लिए, तो फिर ये सरकार जिम्मेदार रहेगी अगर कुछ मुस्तकबिल में कुछ होता है तो। क्या लग रहा है सर आपको, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है? मैडम, ये तो हम तो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इसकी जांच पड़ताल कराए। मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन वो इसकी पूरी तहकीकात करें, क्योंकि ये एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी है। पूरा हमारे को फॉलो कर रहे थे, इनको हमारा पूरा प्रोग्राम मालूम। और ये कौन ताकतें हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारी जान पर हमला करके हमको ख़त्म करने की कोशिश की। मगर अल्लाह का फजलो करम है कि आज हमारा वक्त नहीं था। मगर एक बात तो मैं इन बुज़दिलाना हरकत करने वालों को और इनके पीछे जो दिमाग है उनको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को, अपनी ज़िंदगी के तर्ज अमल को, अपने एहतजाज को, जो संविधान मुझे बुनियादी हक देता है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, मगर क्या फ़ायदा हो ज़िंदगी का अगर मैं इन लोगों से डर कर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारूं। मेरी ज़िंदगी जो थी खुलेआम है। मैं 94 में एमएलए बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ना मैं पसंद करता हूं कि लोग मेरे अतराफ में हथियार लेकर चलें। मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसका नोट लेगी, इसका पूरी जांच करवाएगी कौन है मास्टरमाइंड। मगर मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी ज़बान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी साहब, क्या आप अपने ऊपर हुए हमले को सीधे हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जोड़ रहे हैं? आपको लग रहा है वहां पर उकसाया गया आपके खिलाफ, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो धर्म संसद हुआ था, आप भी अपने करस्पॉन्डेंट से मालूम करवा सकते कि क्या क्या अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया उसमें। और गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले किसी ने मेरी गर्दन लाने पर इनाम भी रखा था।
मगर ये जब इस तरह की बकवास, इस तरह की धमकियां, इस तरह की गंदगी और हेट स्पीचेस की जाती हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि फौरन उसको एक्शन लिया जाए। मगर नहीं लेने की वजह से इनकी हिम्मतें और बढ़ रही है। मुझ पर जिन लोगों ने हमला आज किया मेरी जान लेने का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग। ये तो अगर सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुझे ये बताया गया कि एक सहारनपुर का और एक आपके नोएडा का 2 लोग हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसको ब्रश ना कर दे, पुलिस यूपी पुलिस को इजी ना ले, क्योंकि अगर कोई पूरा रेकी करता है, प्लान करता है और उसको मालूम कि इस टोल गेट पर हर गाड़ी रुकेगी, तो आप 10 कदम पे 11 कदम के फासले से आप गोली चला रहे हैं, तो कौन है ये लोग?